आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैं आपको क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा चुका हूं। तो जो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसके लिए जो सबसे पहले विस्तृत रूप से फर्स्ट नियम को डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट नियम है वो क्या कहता है, किसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर लिबरेटेड ओब्लिक डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का वेट या अमाउंट उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में प्रवाहित करंट ओब्लिक आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। इट मीन्स यदि इसको लिख ले अपन, क्या लिख सकते थे, द वेट ऑफ द substance लिबरेटेड कब होगा, जब ये गैसियस होगा, ओब्लिक डिपॉजिटेड जब सॉलिड होगा। डिपॉजिटेड एट दी इलेक्ट्रोड एज ए रिजल्ट ऑफ electrolysis is a directly proportional to the quantity। सीधी सीधी बात आ गई, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। What it means, W directly proportional to Q, right? क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर जो W है, W क्या है, वो अमाउंट है जो सब्सटेंस अपने लिबरेटेड या डिपॉजिट हुआ है, यानी कि वेट ऑफ दी सब्सटेंस इन ग्राम। क्लियर, ग्राम में रखना है इसको। और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। आप सभी जानते हो Q इज इक्वल टू IT होता है। इक्वेशन नंबर 2। इसलिए यदि मैं लिखूं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। इक्वेशन नंबर 3। बात आती है कि यहाँ पर जो I है, I तो क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास, T है टाइम इन सेकंड। क्लियर। तो अगर मैं कूलम को लिखूं, क्या हो जाएगा, ये एम्पियर इंटू सेकंड। यूनिट हो गया नहीं, कहीं एम्पियर इंटू सेकंड है तो मैं उसको कूलम लिख सकता हूँ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 जेड आया है हियर, जेड इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रो, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ पर जो जेड है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आपसे जेड की डेफिनेशन की बात करूं तो आप जेड की डेफिनेशन क्या लिखोगे, एक बार 2 कंडीशन है। यहाँ तो आप मानो, आपने माना कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, करंट पास कर रहे हो,
और t इज इक्वल टू 1 सेकंड है। क्लियर? इट मीन्स यदि आप 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान पास करोगे तो उस टाइम पर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा वो किसके इक्वल होगा? जेड के इक्वल होगा। क्लियर? यहां से डेफिनेशन लिख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस that is liberated when 1 ampere current is passed through the electrolyte for 1 second। क्लियर? और यदि दूसरे शब्दों में बात करूं मैं तो W इज इक्वल टू जेड डॉट क्यू भी है ना, क्योंकि क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इसका मान 1 कूलम हो जाए, 1 कूलम, तो भी आप W इज इक्वल टू जेड कर सकते हो। कैसे? जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आप 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, उस दौरान जो भी W यानी कि जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा वो किसके इक्वल कहलाएगा? जेड के इक्वल कहलाएगा। क्लियर? हो गया आपके जेड की बात। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है मैं आपसे बात करूं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता? देखिए 1.6020 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात हुई। मैं आपसे बोलूं कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो था 6.020 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.023 × 10⁻23 कूलम। यदि ये कूलम नहीं आएगा, ये तो मॉलिक्यूल से ना, तो यहाँ पर जो मान आएगा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो निकल कर आएगा ये 96,500 कूलम। इस 96,500 कूलम को ही आप बोलते हो 1 फैराडे। क्लियर रखना ये बात। तो मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1 फैराडे है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी अवोगाड्रो नंबर को 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ये रिलेशन समझ में आया? इसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 1 फैराडे यदि मैं किसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में 1 फैराडे, इट मीन्स 96,500 कूलम चार्ज क्या कर दूं? डिपॉजिट कर दूं। चार्ज डिपॉजिट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? इसी को बोलते हो आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस को क्या बोलते हो? ग्राम इक्विवेलेंट मास इन ग्राम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इन ग्राम। क्लियर? यानी कि आप 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास चार्ज है ना, 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, इट मीन्स 1 फैराडे यानी कि 96,500 कूलम पास कर दोगे। तब 96,500 कूलम पास करोगे यानी 1 फैराडे पास करोगे तो जो W का मान आएगा वो 1 आएगा, वो आएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। इसको बोल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्लियर? इट मीन्स आपको पता ही है ना कि W इज इक्वल टू जेड है। क्या है? W इज इक्वल टू जेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि 96,500 अगर मैंने किसी सॉल्यूशन में 96,500 कूलम चार्ज डिपॉजिट किया तो मेरे पास क्या मिलता था? E इक्विवेलेंट मास। यदि मैं वहां पर 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट करूं तो E अपॉन 96,500 होगा या नहीं होगा?
होगा ना, कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा, ई अपॉन 96,500 ग्राम। और W इजिकल टू क्या होता है, जेड कब होता है, जब आपके पास चार्ज क्या हो, व्हेन चार्ज इज 1 कूलम। आप 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तब W इजिकल टू क्या होता है, जेड होता है। तो यहाँ से आपके जो W 1 कूलम पास किया तो W इजिकल टू जेड। और यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, W, तो W किसके इक्वल हो गया, जेड के। तो डायरेक्ट किसका मान आ गया, ये 96,500 जेड का। क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ, एक बार और लिख दूं, जेड इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ई अपॉन 96,000 ग्राम। इस जेड का मान मैं इक्वेशन 5 में रख देता हूँ। तो जो मेरे पास इक्वेशन थी क्या थी, W इज इक्वल टू जेड डॉट आई डॉट टी। इस इक्वेशन में मैं इस वैल्यू को पुटअप कर देता हूँ, आ जाएगा ई अपॉन 96,500 डॉट आई डॉट टी। ये जेड का मान रख दिया, बस। तो बोलते हो आप इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट मास क्या होता है मेरे पास, इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते हो, मोलर मास अपॉन एन, और एन यहाँ क्या पर है, एक्स फैक्टर। सिंपल सी बात, एक्स फैक्टर। तो देखिए एम अपॉन एन डॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ फेराडे डॉट आई टी। क्लियर, एक क्वेश्चन आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते और मैं कुछ और रिलेशन लिख देता हूँ। देखो यदि मैं W इजिकल टू लिख दिया मैंने एम अपॉन एन एफ डॉट आई टी, और मैं यहाँ अगर एक फॉर्मूला ऐसे लिखूँ, एम अपॉन एन एफ डॉट क्यू, आई टी नहीं तो क्यू लिख सकता हूँ मैं। क्लियर, एक फॉर्मूला ये। और यदि मैं ऐसे लिख दूँ W इजिकल टू ई अपॉन एफ डॉट क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 96,500 को मैं एफ लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे लिख दूँ कि W इजिकल टू ई अपॉन एफ डॉट आई टी, इसमें भी कोई डाउट नहीं। क्लियर, ये W को मैंने अलग अलग फॉर्मूले लिखे ना, ये सब आपके कब काम आएंगे, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। क्लियर, W तो आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रोड ग्राम। तो जो W है ना, डिपॉजिट मास, ये M में लेंगे अपन मोलर मास। मेरे पास जो मोलर मास है वो 2 प्रकार का हो सकता है, यहाँ तो मैं कोई मेटल डिपॉजिट हो रही हो, मेटल को हो सकता है, यहाँ मेटल हो सकती है डिपॉजिट होने वाली, या फिर कोई गैस हो सकती है। देखो अगर डिपॉजिट होगी तो मेटल, लिबरेटेड होगी इलेक्ट्रोड पर तो गैस। अगर मेटल है तो मेटल के लिए क्या लेते हो आप, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास की बात करोगे। तो यदि आपके पास गैस है, गैस तो आणविक फॉर्म में रहती है, मोलिकुलर फॉर्म में, उसका क्या लोगे फिर, ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर, वो एटॉमिक स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं आपके सामने, कि सोडियम है मेरे पास, इसका कितना एटॉमिक मास होता है, 23 ग्राम। इसी प्रकार अगर मैं पोटेशियम ले लूँ तो कितना होगा, 39 ग्राम। इसी प्रकार यदि मैं आपके सामने कॉपर को ले लूँ तो कितना होगा, 63.5 ग्राम। मैं आपके सामने जिंक ले लूँ तो क्या होगा, 65 ग्राम। सिल्वर ले लूँ कितना होगा मेरे पास, 108 ग्राम। ये आपको ग्राम एटॉमिक मास हो गया। और यदि जैसे ग्राम मोलिकुलर मास की बात करूँ तो एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं हाइड्रोजन गैस लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 ग्राम।
पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। O2 ले लूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास 32 ग्राम, क्लियर। N2 ले लूँ तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम, क्लियर। अगर मैं Cl2 ले लूँ तो कितना हो जाएगा 71 ग्राम, क्लियर। ये तो हो गया मेरे पास W की बात। अब आते हैं अपन इस पर F। F क्या है मेरे पास, यहाँ पर मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा तो F क्या है मेरे पास, इट इज द इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे दैट इज इक्विवेलेंट टू किसके है, ये इलेक्ट्रिसिटी है फैराडे में है, किसके इक्विवेलेंट है, एक फैराडे किसको बोल रहा हूँ 96,500 कूलम को, क्लियर। देखिए आई क्या है मेरे पास एम्पियर, है ना, करंट इन एम्पियर, नो डाउट। और यहाँ पर जो मेरा टी है टाइम इन सेकंड है, टाइम इन सेकंड। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ, आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। क्यों क्या है, चार्ज इन कूलम, क्लियर। अब एक बात आती है मेरे पास, ये है यदि आप देखो आई टी अपॉन एफ को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ एक्स फैराडे। ये बात आपके बेटी या नहीं बेटी भेजा मैं, इसको अगर मैं एक्स फैराडे लिख दूँ, क्योंकि एक फैराडे का मान तो मेरे पास 96,500, अगर मैं टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ उसमें अगर मैं फैराडे का भाग दे दूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैराडे आएंगे कि नहीं। एक्स क्या हो सकता है, A1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्लियर। तो ये भी होना चाहिए। और मैंने एक एन भी लिखा था, मेरे पास जो स्मॉल एन है, कलर चेंज कर देता हूँ, तो स्मॉल एन है वो क्या है मेरे पास, इज दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost, number of electron gain or lost during the formation of 1 mole, during the formation of 1 mole of substance। ये बात आपके भेजे में बैठी नहीं, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एन की बात कर रहा हूँ, एन क्या, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस बनने के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स तो प्राप्त किए या फिर उनका लॉस हुआ। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि 1 मोल सब्सटेंस के फॉर्मेशन की बात हो रही है, कितने की 1 मोल सब्सटेंस के। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल लूँ आपके लिए, एग्जांपल लिया कैल्शियम 2+, तो देखिए मुझे प्लस मुझे बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना 1 मोल, कैल्शियम S सॉलिड हो जाएगा, 1 लगाना है या 2 कैल्शियम नहीं, इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा कैल्शियम 1 मोल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। जो N का मान आ रहा मेरे पास कितना आ गया इसके लिए 2, क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं ले लूँ एग्जांपल एल्यूमिनियम 3+, कितने इलेक्ट्रॉन दूं में से 3 इलेक्ट्रॉन देके इसका 1 मोल क्या कर सकता हूं मैं, फॉर्मेशन कर सकता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पर लिए 3, तो N का मान हो गया 3। बात फिर कर रहा हूं मैं, 1 मोल ही बना रहा हूं। देखिए और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने MnO4 लिया, देखिए मैंने MnO4 से क्या बनाया MnO2, 1 मोल बनाया, आगे 1 का मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहाँ पर N का मान क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, यहाँ से आपका RPSC फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जो मैग्नीज है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7, क्लियर।
यहाँ पर है +4, यहाँ +7 से +4 में आया तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए? देखिए 3 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ पर जो n का मान आएगा वो क्या आएगा? 3। क्लियर? इसी प्रकार मैं H+ से क्या बना रहा हूँ? H2 गैस 1 मोल। देखिए मुझे H2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं 1 ही मोल रखूंगा, मुझे 2H+ को न्यूट्रल करने के 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़े, तभी तो ये H2 गैस बनेगी। तो इसका मतलब है n का मान कितना हुआ? 2। क्लियर? यदि अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। Al2SO4 का होल थराइज एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे मैं बना रहा हूँ एल्यूमिनियम सॉलिड। अब बताइए इनका मान कितना होगा? तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम, यहाँ पर मेरे पास दो एल, यहाँ पर जो बनेंगे मेरे पास एल्यूमिनियम 3+2 बनेंगे। कितने? 2। लेकिन मुझे 1 मोल की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 मोल की। यानी कि यहाँ मुझे 1 एल्यूमिनियम आएगा इधर, इसका 1 का ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। उसके लिए तो एक एल्यूमिनियम +3, एक को छोड़ देंगे। एल्यूमिनियम 3+ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो का मान कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ये आप ध्यान दोगे तो ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। आयरन 3+ से मुझे मिल रहा है आयरन 2+, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये? 1 इलेक्ट्रॉन। एक और ले रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। वो ये है कि ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो रहा है मेरे लिए एनिलीन में, कन्वर्ट हो रहा है एनिलीन में। के लिए एन का मान बताइए, 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है। देखिए कैसे निकालोगे? इसके लिए पहले आपको तो एन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, फिर किसकी होनी चाहिए? आपको एन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, फिर इधर के एन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो देखिए इस नाइट्रोजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, इसका तो है -4, इस नाइट्रोजन का, तो ये ऑक्सीजन का। अब नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में कार्बन है, ये क्या रहेगा? +1। इसका क्या लगेगा? इसके ऊपर -1। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे -4, तो इसका इस पर कितना लगेगा? नाइट्रोजन पे +4। क्लियर? न्यूट्रल करने के लिए -4 है ये, तो ये कितनी रहेगी नाइट्रोजन इसके तुलना में? +4। और ये प्लस का है, इसकी तुलना में नाइट्रोजन क्या रहेगी? -1। ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3। -3 +3। आप x मानकर भी कर सकते हो, जैसे कि x + -4 + +1 = 0। x का मान आ गया मेरे पास +3। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी मैंने? x। क्लियर? इधर देखिए यहाँ पर ये H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, ये है मेरे पास, इसका H का लगता +1। देखिए x +2 +1 = क्या हो जाएगा मेरे पास? x = आ जाएगा मेरे पास -3। देखिए एग्जाम्पल इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ था कि +3 से नाइट्रोजन कहाँ कन्वर्ट हो रहा? -3 में। तो इसने +3 से -3 में आया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 6। 3 तो न्यूट्रल के लिए, 3 का माइनस, तो यहाँ पर जो मान आएगा एन का वो क्या आएगा? 6। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यदि हम आगे बढ़े देखिए क्या है कि Cl- तो बना रहा हूं मैं Cl2 1 मोल।
यहाँ पर गैस बन रही है। तो यहाँ पर देखिए आपको, मुझे यहाँ 2 Cl है, आगे तो एक का ही मल्टीप्लाई है, यानी एक मोल ही बन रहा है। क्लियर। तो मुझे 2 Cl2 प्राप्त करने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे। एक Cl का एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे Cl का दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार H2O से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ H2 में। तो यहाँ पर देखिए H2O से H2 में कन्वर्ट होएगा तो यहाँ पर अपना आप समझोगे आप, ये H2 जीरो में आया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखते हैं, हाइड्रोजन की +1, तो आया ना, इसलिए 2। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं H2O से O2 की, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन था मेरे पास -2, हाँ क्या था, -2। एक ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन आ रही, 2, इसलिए आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले की बात 4, n का मान हो जाएगा 4। इसी प्रकार अगर मैं एल्यूमिना की बात करूं Al2O3 की, आपको लग रहा होगा ये इससे मेरे एल्यूमिनियम बन रहा है। तो यहाँ पर 2 है, लेकिन वापस वही एक मोल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 स्टेज में है, 3 है या 2 एल्यूमिनियम में, कितने, 2, 1 और 1, दोनों पर +3 चार्ज है। लेकिन मैं तो प्राप्त कितना करूँगा, 1 मोल। 1 मोल के लिए तो मुझे एक एल्यूमिनियम से काम चल जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इनका मान 3 है। इस एग्जाम्पल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। अब आपके ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटेड और 10 मिनट। क्लियर। विद ए करंट of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the electrode at the cathode? ये तो बात क्लियर होगी, ये तो क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन की बात करूं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ तो गिवन है क्या दे रखा। देखिए ये यूँ कह रहा है कि कॉपर 2+, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+ है, कॉपर 2+। अब ये कैटायन है तो कैटायन कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर ही जाएगा यार। क्लियर है। तो कॉपर सॉलिड बन रहा है, इसके लिए जो n का मान है वो आराम से निकल गया, कितना आया। क्लियर। इलेक्ट्रॉन ले रहा। अब आप जानते हो कि W = m/nF.it होता है। क्लियर। अब मेरे पास W निकाल रहा हूँ, m मुझे पता है, कॉपर का मोलर मास कितना होता है, ग्राम मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी, एक है ना, 1 मोल ग्राम, 1 मोल कॉपर का 63.5 ग्राम होगा, अपॉन n का मान 2 हुआ, मेरा होता है 96,500 इंटू करंट कितनी है मेरे पास, 1.5 एम्पियर, इंटू कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। लेकिन मैं किस में लेऊंगा करंट को, सेकंड में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गई आराम से, 2 से ये भी कट हो गया। क्लियर। 3 बार। अब बात ये आ गई कि अगर मैं 5 से इसको कट कर सकता हूँ 0.3 बार, तो ये
ये कट जाएगा, 1×5 हो जाएगा मेरे पास 9×45 और है ना 3×15, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो मान निकल कर आएगा कितना आएगा 0.29 ग्राम आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर। इसमें बस आपको देखना था क्या तो दे रखा क्या पूछने वाला। तो जो कॉपर सल्फेट है कॉपर में डिपॉजिट करना था तो n का मान कितना हुआ 2 हुआ ना। क्लियर। 1 मोल की बात करते 10 मिनट था, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटेड क्वेश्चन, आपके इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। क्लियर। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन और है वो ये है हाउ लॉन्ग would it takes to deposit 100 gram of aluminum from an electrolytic cell containing Al2O3 using a current of 125 एम्पियर। क्लियर। ये तो क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को आप ठीक से एक बार पढ़ लीजिए और अब करते हैं इसके सॉल्यूशन की बात। तो मेरे पास W इज इक्वल टू m/n/f.it ये फॉर्मूला है। तो पता है मेन तो अब बात आती है कि क्या क्या गिवन। तो यहाँ पर पहले ही दे चुका कि कितने समय तक, टाइम पूछ रहा हाउ लो, कितने समय तक आप इसमें 125 एम्पियर करंट को पास करो कि 100 ग्राम क्या बन जाए मेरे पास एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाए। एल्यूमिनियम 1 मोल, तो W का मान है 100 ग्राम, तो 100 इज इक्वल टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए जो मोलर मास होता कितना होता 27। अब 1 मोल की बात आ रही है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा 3, n का मान 3। क्लियर है ना। एल्यूमिनियम 3 प्लस से मुझे एल्यूमिनियम मिलेगा तो n का मान कितना होगा 3, तो 3 और F 96,500 इंटू आई कितना दे देगा मेरे पास 125 एम्पियर इंटू टी क्या कर रहा है वो पूछ रहा है। यहाँ से आप टी निकाल सकते हो। क्या करोगे 100 इंटू 3 इंटू 96,500 अपॉन 27 इंटू 125 क्लियर इज इक्वल टू मेरे पास जो टी का मान आएगा लगभग आएगा 2 पॉइंट, मेरे पास आएगा लगभग ये आएगा, देखो पहला सेकंड में निकालता हूँ 8577.7 या इसको लिख सकता हूँ 8 सेकंड। मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो डिवाइडेड बाई क्या कर दूँ सेकंड को। अगर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे बताइए जरा। तो देखिए पहले तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 का भाग देंगे, फिर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का और भाग देंगे तो 36 हो गया ना। मेरे पास जो मान आएगा वो आएगा 2.38 आवर्स। यानी कि आप अगर इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में 2.38 आवर्स तक 125 एम्पियर करंट को प्रोसीड कर दो या प्रवाहित कर दो या करंट का फॉलो कर दोगे तो आप पाओगे कि जो डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस है या एल्यूमिनियम की जो अमाउंट है वो कितनी होगी एग्जैक्ट 100 ग्राम। क्लियर। ये आपके फैराडे नियम हुआ। अब जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ
फैराडेज लॉ, यहाँ फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ। फैराडे के फर्स्ट लॉ का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो क्या है, ये है अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए